आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे 10th क्लास हिंदी बिहार बोर्ड के 12 नंबर चैप्टर है शिक्षा और संस्कृति, जो कि गदखंड का अंतिम चैप्टर है। इसका लेखक परिचय हो गया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। लेखक परिचय से बहुत ही सवाल पूछा जाता है, इसलिए आप लोग लेखक परिचय को ज़रूर देख लीजिएगा। यदि आप इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखेंगे हम लोग शिक्षा और संस्कृति। अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा है। महात्मा गांधी बोलते हैं कि अहिंसक प्रतिरोध है जो कि सबसे बढ़िया शिक्षा है। वह बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं, पहले होनी चाहिए। जो अहिंसक प्रतिरोध है, यह शिक्षा है जो कि बच्चों को अक्षर ज्ञान की शिक्षा दी जाती है, उससे पहले उन्हें यह अहिंसक प्रतिरोध का शिक्षा उन्हें मिलना चाहिए। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बच्चे को वह वर्णमाला लिखे और सांसारिक ज्ञान प्राप्त करे, उसके पहले यह जानना चाहिए कि आत्मा क्या है, सत्य क्या है, प्रेम क्या है, आत्मा में क्या क्या शक्तियाँ छुपी हुई है। बोलते हैं महात्मा गांधी कि उनसे पहले वर्णमाला सीखने से पहले यह ज्ञान होना चाहिए कि आत्मा क्या है, सत्य क्या है, प्रेम क्या है और आत्मा में क्या क्या शक्तियाँ है जो कि छुपी हुई है। शिक्षा की जरूरी अंग यह होना चाहिए कि बालक जीवन संग्राम में प्रेम से घृणा को, सत्य से असत्य को और कष्ट सहन से हिंसा को आसानी के साथ जीतना सीखे। इस सत्य का बल अनुभव करने के कारण ही मैंने सत्याग्रह संग्राम के उत्तरार्ध में पहले टॉल्स्टॉय फर्म में और बाद में फिनिक्स आश्रम में बच्चों को इसी ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की थी। आगे हम लोग देखेंगे। मेरी राय में बुद्धि की सच्ची शिक्षा शरीर की स्थूल इंद्रियों अर्थात हाथ, पैर, आँख, कान, नाक वगैरह के ठीक उपयोग और तालीम के द्वारा ही हो सकती है। दूसरे शब्दों में, बच्चे द्वारा इंद्रियों की बुद्धिपूर्वक उपयोग उसकी बुद्धि के विकास को जल्द से जल्द और उत्तम तरीका है, परंतु शरीर और मस्तिष्क के विकास के साथ आत्मा की जागृति भी उतनी ही नहीं होगी, तो केवल बुद्धि का विकास घटिया और एकांगी वस्तु ही साबित होगा। आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब हृदय की शिक्षा है। महात्मा गांधी बताते हैं कि आध्यात्मिक शिक्षा से जो मेरा मतलब है वह हृदय की शिक्षा है। इसलिए मस्तिष्क का ठीक ठीक और सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब साथ साथ बच्चे की शारीरिक और आध्यात्मिक शक्तियों की भी शिक्षा होती रहे। ये सब बातें अभिवाज्य है। इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार यह मान लेना कुतर्क होगा कि उनका विकास अलग अलग या एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। आगे की ओर हम लोग देखते हैं। वीडियो को यदि आप अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। शिक्षा से मेरा अभिप्राय यह है कि बच्चे और मनुष्य के शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट किया जाए। पढ़ना लिखना शिक्षा का अंत तो है ही नहीं, वह आदि भी नहीं है। वह पुरुष और स्त्री की शिक्षा देने के साधनों में केवल एक साधन है। देखिए, शिक्षा और संस्कृति है जो कि एक शिक्षा शास्त्र है। यह भी पूछा जाता है कि शिक्षा और संस्कृति क्या है, शिक्षा शास्त्र होगा। साक्षरता स्वयं कोई शिक्षा नहीं है, इसलिए तो मैं बच्चे की शिक्षा का प्रारंभ इस तरह करूँगा कि उसे कोई उपयोगी दस्तकारी सिखाई जाए और जिस क्षण से वह अपनी तालीम शुरू करे उसी क्षण उसे उत्पादन का काम करने में योग्य बना दिया जाए। मेरे मतानुसार इस प्रकार की शिक्षा पद्धति में मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास संभव है। तो महात्मा गांधी शिक्षा की यह विधि बताते हैं जिसमें कि आत्मा का और मस्तिष्क का उत्तम विकास है, जो कि उच्चतम विकास यह संभव है। इतनी ही बात है कि आजकल की तरह प्रत्येक दस्तकारी केवल यांत्रिक ढंग से न सिखाकर वैज्ञानिक ढंग से सिखानी पड़ेगी, अर्थात बच्चे को प्रत्येक प्रक्रिया का कारण जानना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योगों के द्वारा दी जाए। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आया होगा।
आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रारंभिक शिक्षा में सफाई, तंदुरुस्ती, भोजन शास्त्र, अपना काम आप करने और घर पर माता पिता को मदद देने वगैरह के मूल सिद्धांत शामिल हो। यह बहुत ही अच्छी लाइन है जो कि बोला गया है कि आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रारंभिक शिक्षा ऐसी हो जिसमें कि सफाई, अपने शरीर की तंदुरुस्ती, भोजन शास्त्र, अपना काम अपने करने और घर पे अपने माता पिता की मदद करने की यह जो है मूल सिद्धांत है, यह शामिल होना चाहिए। मौजूदा पीढ़ी के लड़कों को स्वच्छता और स्वावलंबन का कोई ज्ञान नहीं होता और वे शरीर से कमज़ोर होते हैं। जो अभी के पीढ़ी है वह जो कि स्वच्छता नाम के उसके पास कोई चीज़ ही नहीं होता और स्वावलंबी मतलब कि अपने आप अपने काम को करने की जो है शिक्षा उनके पास नहीं होता है। इसलिए मैं संगीतमय कवायद के जरिए उनको अनिवार्य शारीरिक तालीम दिलवाऊंगा। इस प्रकार कताई और धुनाई जैसे ग्रामोद्योगों द्वारा प्राथमिक शिक्षा देने की मेरी योजना में कल्पना यह है कि यह एक ऐसी शांत सामाजिक क्रांति की अग्रदूत बने जिसमें अत्यंत दूरगामी परिणाम भरे हुए हैं। इससे नगर और ग्राम के संबंधों का एक स्वास्थ्यप्रद और नैतिक आधार प्राप्त होगा और समाज की मौजूदा आरक्षित अवस्था और वर्गों के परस्पर विषाक्त संबंधों की कुछ बड़ी बुराइयों को दूर करने में बहुत सहायता मिलेगी। इससे हमारे हाथों का दिन दिन बढ़ने वाला ह्रास रुक जाएगा और एक दिन ऐसी अधिक न्यायपूर्ण व्यवस्था की बुनियाद पड़ेगी जिसमें गरीब अमीर का प्राकृतिक भेद न हो और हर एक तरह गुजर के लायक कमाई और स्वतंत्रता के अधिकार का आश्वासन हो। और यह सब कुछ किसी भयंकर और रक्त रंजित वर्णावृद्ध अथवा बहुत भारी पूंजी के व्यय के बिना भी हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते भारत जैसे विशाल देश का यंत्रीकरण किया गया तो इन दोनों बातों में से एक जरूर होगी। जो भारत का यदि यंत्रीकरण किया जाए ये दो बातें यहाँ पे बताया, इसमें से एक होना ही है। मेरी योजना में विदेशों से मंगाई हुई मशीनरी या वैज्ञानिक और यांत्रिक दक्षता पर भी लाचार होकर निर्भर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आखिरी बात यह है कि बड़े बड़े विशेषज्ञों की बुद्धि की ज़रूरत न होने के कारण एक तरह से जनसाधारण के भाग्य का निपटारा स्वयं उन्हीं के साथ रहेगा। मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा। महात्मा गांधी बोल रहे हैं कि अगर व्यक्ति के जो चरित्र निर्माण है उसमें हम अगर सफल हो जाएंगे तो अपना समाज है जो कि काम अपना स्वयं संभाल लेंगे। इस प्रकार जिन व्यक्तियों का विकास हो जाएगा उनके हाथों में समाज के संगठन का काम मैं खुशी से सौंप दूंगा। और इस प्रकार से जब मनुष्य के उस व्यक्ति के विकास हो जाएगा, सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी, तो उनके हाथ में जो कि है समाज का कार्य उसे सौंप दूंगा, खुशी खुशी उसे संभालने के लिए बोल दूंगा। मैं चाहता हूं कि उस भाषा यानी अंग्रेजी में और इसी तरह संसार की अन्य भाषाओं में जो ज्ञान भंडार भरा पड़ा है उसे राष्ट्र अपनी ही देसी भाषाओं के द्वारा प्राप्त करे। मुझे रविंद्रनाथ की अपूर्व रचनाओं की खूबियाँ जानने के लिए बांग्ला सीखने की ज़रूरत नहीं है। महात्मा गांधी बोल रहे हैं कि मुझे रविंद्रनाथ के जो अपूर्व रचनाएं हैं उनकी खूबियाँ को जानने के लिए जो बांग्ला है उसे हमें को सीखने की ज़रूरत नहीं है। वे मुझे अच्छे अनुवादों से मिल जाती है। गुजराती लड़कों और लड़कियों को टॉल्स्टॉय की छोटी छोटी कहानियों से लाभ उठाने के लिए रूसी भाषा सीखने की आवश्यकता नहीं है। बोल रहे हैं कि जो गुजरात के जो लड़के और लड़कियां हैं उनके टॉल्स्टॉय के जो छोटी छोटी कहानियां हैं उसे जानने के लिए, समझने के लिए उन्हें रूसी भाषा सीखने की जो कि आवश्यकता नहीं है। वे तो उन्हें अच्छे अनुवादों के जरिए सीख लेते हैं। जो वह कहानी है टॉल्स्टॉय की उसे तो हम लोग जो अनुवाद के जरिए सीख ही सकते हैं। अंग्रेजों को यह गर्व है कि संसार में जो उत्तम साहित्य उत्पन्न होता है वह प्रकाशित होने के एक सप्ताह के भीतर सीधी सादी अंग्रेजी में उस राष्ट्र के हाथों में आ जाता है। शेक्सपियर और मिल्टन ने जो कुछ सोचा या लिखा है
उसके उत्तम भाग को प्राप्त करने के लिए मुझे अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत नहीं है। शेक्सपियर ने जो भी अपने पुस्तक में लिखे हैं, उनके जो अंग्रेजी भाषा में, उन्हें हमको जानने के लिए, समझने के लिए, जो कि अंग्रेजी भाषा सीखने की ज़रूरत क्यों हो, इसी को दिया गया है। यह अच्छी मित व्यापिता होगी यदि हम विद्यार्थियों का एक अलग वर्ग ऐसा रख दें जिसका काम यह हो कि संसार की भिन्न भिन्न भाषाओं में से सीखने की उत्तम बातें वह जान ले और उनके अनुवाद देसी भाषाओं में करके देता रहे। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। यह बात मेरे विचार में भी नहीं आ सकती कि हम कूपमंडूक बन जाए या अपने चारों ओर दीवारें खड़ी कर ले, मगर मेरा नम्रतापूर्वक यह कथन जरूर है कि दूसरी संस्कृतियों की समझ और कद्र स्वयं अपनी संस्कृति की कद्र होने और उसे हजम कर लेने के बाद होनी चाहिए। जो दूसरी संस्कृतियों के समझ है, उसे पहले अपने संस्कृति की समझ हो जाने के बाद उसे कद्र किया जाए, यही है, पहले हरगिज नहीं। मेरा दृढ़ मत है कि कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितना हमारी अपनी संस्कृति है। महात्मा गांधी बोल रहे कि मुझे इतना विश्वास है कि कोई ऐसी संस्कृति नहीं है जो कि जितना रत्न और भंडार से भरी हुई है जितना कि हमारी भारत की संस्कृति है। हमने उसे जाना नहीं है, हमें तो उसके अध्ययन को तुच्छ मानना और उसका मूल्य कम करना सिखाया गया है। हमने उसके अनुसार जीवन बिताना छोड़ दिया है। उसका ज्ञान हो मगर उस पर अमल न किया जाए तो वह मसाले में रखी हुई लाश जैसी है, जो शायद दिखने में सुंदर हो परंतु उससे कोई प्रेरणा या पवित्रता प्राप्त नहीं होती। मेरा धर्म जहाँ यह आग्रह रखता है कि स्वयं अपनी संस्कृति को हृदयांकित करके उसके अनुसार आचरण किया जाए, क्योंकि वैसा न किया जाए तो उसका परिणाम सामाजिक आत्महत्या होगा। वहाँ वह दूसरी संस्कृतियों को तुच्छ समझने या उनकी उपेक्षा करने का निषेध भी करता है। आगे हम लोग देखते हैं, कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती। बोल रहे हैं कि कोई भी संस्कृति है वह जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करती है। इस समय भारत में शुद्ध आर्य संस्कृति जैसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। जो इस समय है हमारे भारत में, इस आर्यों की संस्कृति जितनी शुद्ध है उतनी कोई भी चीज़ है जो कि मौजूद नहीं है। आर्य लोग भारत के ही रहने वाले थे या जबरन यहाँ आ घुसे थे, इसमें मुझे बहुत दिलचस्पी नहीं है। बोल रहे हैं कि जो आर्य लोग हैं यह भारत के ही थे या कहीं से यहाँ आ गए थे, इस बात को जानने के लिए मुझ में थोड़ी भी दिलचस्पी नहीं है। मुझे जिस बात में दिलचस्पी है वह यह है कि मेरे पूर्वज एक दूसरे के साथ बड़ी आज़ादी के साथ मिल गए और मौजूदा पीढ़ी वाले हम लोग उस मिलावट की ही उपज है। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर के चारों ओर दीवारें खड़ी कर दी जाए और मेरी खिड़कियां बंद कर दी जाए। गांधी जी बोल रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि मेरे जो घर है उसके चारों तरफ चार दीवारियां खड़ी कर दी जाए और उसके जो भी खिड़कियां है उसे बंद कर दिया जाए। मैं चाहता हूं कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे। बोलते हैं कि मैं ऐसा चाहता हूं कि जो चारों ओर की अधिक से अधिक जो हवा है जो संस्कृतियों की वह मेरे घर के ओर बहते रहे, मगर मैं उनसे किसी के झोंके में उड़ नहीं जाऊंगा। मैं चाहूंगा कि साहित्य में रुचि रखने वाले हमारे युवा स्त्री पुरुष जितना चाहे अंग्रेजी और संसार की दूसरी भाषाएं सीखे और फिर उनसे यह आशा रखूंगा कि वे अपने विद्वता का लाभ भारत और संसार को उसी तरह दे जैसे बोस यानी सुभाष चंद्र बोस, राय एवं स्वयं कविवर दे रहे हैं। लेकिन मैं यह नहीं चाहूँगा कि एक भी भारतवासी अपनी मातृभाषा को भूल जाए। बोल रहे कि ना जी ऐसा जो अंग्रेजी सीख जाए तो अपनी मातृभाषा है जिसे ही भूल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी अपेक्षा करे और अपनी जो मातृभाषा है उसकी उपेक्षा करे, उसके बारे में घटिया सोच रखे, यही बात है। उस पर शर्मिंदा हो या यह अनुभव करे कि वह अपनी खुद की देसी भाषा में
विचार नहीं कर सकता या अपने उत्तम विचार प्रकट नहीं कर सकता। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। बोल रहे गांधी जी कि मेरा जो धर्म है वो किसी कैद खाने की तरह नहीं है। भारतीय संस्कृति उन भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य की प्रतीक है जिनके हिंदुस्तान में पैर जम गए, जिनका भारतीय जीवन पर प्रभाव पड़ चुका है और जो स्वयं भी भारतीय जीवन से प्रभावित हुई है। यह सामंजस्य कुदरती और तौर पर स्वदेशी ढंग का होगा, जिसमें प्रत्येक संस्कृति एक प्रमुख संस्कृति बाकी संस्कृतियों को हजम कर लेती है और जिसका लक्ष्य मेल की तरफ नहीं बल्कि कृत्रिम और जबरदस्ती की एकता की ओर हो। जो अमेरिकी ढंग का सामंजस्य है, जो हमारे में प्रमुख संस्कृतियों को हजम कर लेती यानी सह लेती है, जिसका लक्ष्य मेल की तरफ नहीं है, जो कि वह बल्कि वह कृत्रिम और जबरदस्ती एकता की तरह करती है। यहाँ पे हमारे शिक्षा और संस्कृति पाठ है जो कि समाप्त होता है। आई होप कि यह आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। किसी भी तरह का दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल में ऑल पे सिलेक्ट कीजिए ताकि आपको रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।